नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। आज इस वीडियो के अंतर्गत रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इससे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित 50 क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं, तो ये हमारा दूसरा पार्ट रहेगा रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो इस प्रकार से दोनों वीडियो को मिलाकर के टोटल 100 क्वेश्चन हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र से हो जाएंगे। पूरे टॉपिक को कवर करके ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। इनसे बाहर आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। यह वीडियो नीट, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, एनटीपीसी, एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, पटवार और जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन, और सीरीज के अनुसार हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 51। तो पहला क्वेश्चन आज का हो जाएगा, सर्वदाता रुधिर समूह यानी कि यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जो क्या करता है, सभी को रुधिर प्रदान करता है। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो इनमें से सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ, यानी कि ब्लड ग्रुप ओ जो होता है ये ब्लड ग्रुप ए को भी रुधिर प्रदान करता है, बी को भी रुधिर देता है, ए बी को भी देता है और खुद ओ को भी देता है। तो इस प्रकार से ब्लड ग्रुप ओ जो होता है ये सभी को रुधिर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सर्वग्राही रुधिर समूह कौन सा होता है। तो इनमें से ऐसा रुधिर समूह कौन सा होता है जो सभी से रुधिर ग्रहण करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए बी, सेकेंड ब्लड ग्रुप बी, थर्ड हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए और फोर्थ हो जाएगा ब्लड ग्रुप ओ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है ये सभी से रुधिर ग्रहण करता है। ए बी से लेता है, बी से भी लेता है और ए से भी लेता है और ओ से भी लेता है। तो इस प्रकार से सभी से रुधिर ग्रहण करता है, इस कारण इसे सर्वग्राही रुधिर समूह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ए बी वाला व्यक्ति किस किस को रक्त दे सकता है। तो ए बी ब्लड ग्रुप की हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि ए बी ब्लड ग्रुप को हम सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहते हैं, क्योंकि ये सभी से रुधिर लेता है, ए से, बी से, ए बी से और ओ से, सभी से रुधिर ले सकता है, इसी कारण इसे हम सर्वग्राही कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ए बी वाला व्यक्ति किस किस को रक्त दे सकता है। तो ऑप्शन है केवल ए को दे सकता है, सेकंड है केवल बी को, थर्ड है केवल ए बी को और फोर्थ है केवल ओ को दे सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि ए बी वाला व्यक्ति होता है वो केवल ए बी वाले व्यक्ति को ही रुधिर दे सकता है, जबकि ले सभी से सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस किस से रुधिर ले सकता है। देखो ओ की हमने पीछे भी बात की है, जिसे हम सर्वदाता रुधिर समूह कहते हैं। ये सभी को रुधिर देता है, ए को, बी को, ए बी को और ओ को, सभी को रुधिर देता है, इसी कारण इसे सर्वदाता कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा कि किस किस से रुधिर ले सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है केवल ए से ले सकता है, सेकेंड है केवल बी से ले सकता है, थर्ड है केवल ए बी से ले सकता है और फोर्थ है केवल ओ से ले सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। ओ वाला व्यक्ति होता है केवल ओ वाले ब्लड ग्रुप से ही व्यक्ति से ही रुधिर ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, यदि पिता का रक्त समूह ए है, माता का रक्त समूह बी है, तो इनसे होने वाली संतानों में कौन सा रक्त समूह होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार नीट के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, और कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार आया है। तो देखो ऐसे निकालते कैसे हैं, पिता का रक्त समूह क्या है, ए है, और माता का रक्त समूह बी है। तो इनमें जो जीन बनती है वो कौन सी होगी। पहले हम पिता की बात करते हैं तो पिता में आई ए और आई ओ जीन हो जाएगी। इसी प्रकार से जो माता की बात करें तो आई बी और आई ओ हो जाएगी। अब इनका हम क्या कर देते हैं, जैसे मेंडल के नियम में करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे आई बी को आई ए से करेंगे तो ए बी आ जाएगा, फिर आई बी को आई ओ से करेंगे, इसको इससे करेंगे तो यहाँ पर ए आ जाएगा। देखो ओ जो होता है ये अप्रभावी जीन होता है, ये अपने लक्षण क्या कर लेता है, छुपा लेता है। जब दोनों ही ओ होंगे तभी ब्लड ग्रुप ओ आएगा, वरना ए के साथ में मिलता तो ये अप्रभावी जीन की तरह होता है। अब देखो यहाँ पर आई ए के साथ में आई ओ
आई ए के साथ में तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं आई और आई ओ, दोनों ओ हैं, तो इस कारण से यहाँ पे ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ओ हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब पिता ए ब्लड ग्रुप का है, माता बी ब्लड ग्रुप की है, तो होने वाली संतान जो होगी तो सभी की होगी, ए ब्लड ग्रुप भी होगा, बी भी होगा, ए बी भी होगा और ओ भी होगा। तो इसमें ऑप्शन आपका लास्ट वाला जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही होगा कि पिता का ब्लड ग्रुप ए है, माता का ब्लड ग्रुप बी है, तो होने वाली संतानों में सभी ब्लड ग्रुप की संतानें हो सकती हैं। वो ए भी हो सकती हैं, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। निकालते कैसे वो आपको मैंने विधि बता दी है कि इनमें जीन कौन कौन सी होती है। ए में आई ए और आई ओ हो जाएगी, बी में आई बी और आई ओ हो जाएगी। इनका फिर जैसे मेंडल में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उस प्रकार से करके हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, आरएच कारक की खोज किसके द्वारा की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट है कार्ल लैंडस्टीनर, सेकंड है वीनर, थर्ड है दोनों और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, यानी कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर दोनों ने मिलकर के 1940 ईस्वी में आरएच कारक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएच कारक की खोज सर्वप्रथम किस पर की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट है मनुष्य पर, सेकंड है भेड़ पर, थर्ड है रीशस बंदर पर और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। मकाका रीशस नामक एक बंदर था जिस पर कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर इन्होंने क्या किया था, आरएच कारक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएच कारक रुधिर में पाया जाता है। तो आरएच कारक रुधिर में किस रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आरएच कारक हमारे रुधिर में पाया जाता है, लेकिन पाया किस रूप में पाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है एंटीजन, सेकंड है एंटीबॉडी, थर्ड है हार्मोन और फोर्थ है एंजाइम। देखो ये सभी क्या होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडी, एंटीजन सभी प्रोटीन प्रकृति की होती हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो पूछा कि आरएच कारक रुधिर में किस रूप में पाया जाता है, तो आरएच कारक वो एंटीजन के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, प्रतिजन वह पदार्थ है जो क्या करता है। ऑप्शन फर्स्ट है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, सेकंड है शरीर में ताप कम करता है और थर्ड है प्रतिरक्षा के निर्माण को प्रेरित करता है, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखो प्रतिजन जो होते हैं जितने भी, ये क्या करते हैं, एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं और एंटीबॉडी जो होती हैं ये हमारी रक्षा करती हैं बाहरी एंटीजन जो प्रवेश करते हैं उनसे। तो प्रतिजन के लिए सही जो इनमें से आंसर होगा वो होगा प्रतिरक्षी के निर्माण को प्रेरित करना। प्रतिरक्षी को अंग्रेजी में हम एंटीबॉडी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में निम्न में से कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। हमारे शरीर में जब संक्रमण होता है तो उस संक्रमण के समय इनमें से कौन सा है जो हमारी सुरक्षा करता है, रक्षा करता है। ऑप्शन फर्स्ट है आरबीसी, सेकंड है डब्ल्यूबीसी, थर्ड है रक्त प्लाज्मा और फोर्थ है हीमोग्लोबिन। तो इसमें से सही आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं ये हमारी शरीर को संक्रमण के समय बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध किससे है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो इम्यूनिटी होती है आपके अंदर उसका संबंध सबसे ज्यादा किसके साथ है। तो ऑप्शन फर्स्ट है लिम्फोसाइट, सेकंड है मोनोसाइट, थर्ड है लाल रुधिर कणिकाएं और फोर्थ है थ्रोम्बोसाइट। तो इसमें से ऑप्शन सही आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि लिम्फोसाइट या जो लसीकाणु जो होते हैं उनका सर्वाधिक संबंध होता है प्रतिरक्षा से, क्योंकि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती हैं, जिनमें से बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज का निर्माण करती है जो कि प्रतिरक्षा तंत्र का एक पार्ट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल एक है। देखो कोलेस्ट्रॉल एक पदार्थ होता है और ये होता क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है हार्मोन, सेकंड है विटामिन, थर्ड है एंजाइम, फोर्थ है स्टीरॉयड। तो ऑप्शन फोर्थ इसका सही हो जाएगा कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एक प्रकार का स्टीरॉयड होता है। देखो हमारे सामान्यतः हम सुनते हैं कि हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है, तो हार्ट अटैक में कोलेस्ट्रॉल ही क्या होता है, एक प्रकार से जिम्मेदार होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें जाकर के जम जाता है, जिस कारण से ब्लड का प्रवाह रुक जाता है। हार्ट है वो ब्लड को सप्लाई करने में
कंप्लीट रूप से सप्लाई नहीं कर पाता है और इसी कारण से क्या होता है, हार्ट अटैक का खतरा रहता है या हार्ट अटैक आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वसन की गति या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। हमें बताना है कि जब रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो श्वसन की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन फर्स्ट है कम हो जाती है, सेकंड है बढ़ जाती है और थर्ड है अपरिवर्तित रहती है, फोर्थ है पहले घटती है और फिर बढ़ती है। तो इनमें सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वसन की गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कि विश्व में कितने प्रतिशत RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है 93% यानी कि 93%, सेकंड है 7%, थर्ड है 85 यानी कि 85% और फोर्थ है 15%। देखो इसमें आपका सही आंसर जो होगा वो होगा थर्ड, यानी कि 85% लोग विश्व में ऐसे हैं जो RH पॉजिटिव रुधिर वाले हैं और 15% लोग ऐसे हैं जो RH नेगेटिव रुधिर वाले हैं। विश्व की बात कर रहे हैं हम। भारत की बात करें तो भारत में 93% लोग ऐसे हैं जिनका रुधिर RH पॉजिटिव होता है और 7% लोग ऐसे हैं जिनका रुधिर RH नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन व्यक्तियों के रक्त में RH कारक अनुपस्थित होता है उनका रक्त समूह कौन सा होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है पॉजिटिव, सेकंड है नेगेटिव, थर्ड है दोनों और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखो RH पॉजिटिव अगर कारक प्रेजेंट है, पाया जाता है तो वो कौन सा पॉजिटिव हो जाएगा, और इनमें बताया कि RH कारक अनुपस्थित है तो कौन सा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव, यानी कि अगर किसी व्यक्ति में RH कारक है वो एब्सेंट होता है तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रुधिर निर्माण कहलाता है, यानी कि ब्लड का निर्माण जो होता है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, हीमोलाइसिस। देखो लाइसिस तो होगा ही नहीं, लाइसिस का मतलब होता है टूटना या नष्ट होना। सेकंड है हीमोपोइसिस, थर्ड है इनॉक्सीमिया, ये एक रोग का नाम है, और फोर्थ है ग्लाइमोलाइसिस, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि लाइसिस का मतलब होता है टूटना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि रुधिर के निर्माण को हम हीमोपोइसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में से कौन सा जोड़ा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नीट के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। निम्न में से कौन सा जोड़ा शादी के लिए असंगत माना जाता है। मान लीजिए दो व्यक्तियों की शादी होती है तो इनमें से जो ब्लड ग्रुप महिला और पुरुष हैं दोनों में से ब्लड ग्रुप कौन कौन सा ऐसा माना गया है डॉक्टरों के द्वारा कि जो असंगत माना गया है, कि उनकी शादी होती है, शादी होने के बाद जब उनसे होने वाली जो संतान होती है उन संतान को कौन सा ब्लड ग्रुप होने पर कैसे खतरा रहता है, तो वो अभी हम बात करेंगे। देखो RH कौन सा जोड़ा शादी के लिए असंगत माना गया है, तो RH पॉजिटिव पुरुष, RH पॉजिटिव महिला, तो ये तो सही नहीं होगा। सेकंड है RH नेगेटिव पुरुष, RH नेगेटिव महिला, ये भी नहीं होगा। थर्ड है RH नेगेटिव पुरुष, RH पॉजिटिव महिला, ये भी नहीं होगा। और लास्ट है आपका RH पॉजिटिव पुरुष और RH नेगेटिव महिला, तो ये होगा। देखो ये लेक्चर मैंने डाल रखा है, इसमें आपको पूरे रोग के बारे में बताया है जिसे हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहते हैं, जिसके अंतर्गत अगर RH पॉजिटिव पुरुष है, RH नेगेटिव माता है, तो इनमें होने वाली जो पहली संतान है, जो बच्चा होगा वो RH पॉजिटिव अगर बच्चा होता है तो वो पहला तो स्वस्थ पैदा होगा, लेकिन जो दूसरी संतान होगी वो RH पॉजिटिव अगर हो जाएगी तो वो उस महिला में क्या हो जाएगा, इस महिला में RH नेगेटिव एंटीबॉडी बन जाएंगी जो इस बच्चे के रुधिर में जाकर के क्या करेंगी, RBC को नष्ट कर देंगी। इसी कारण से इस रोग को हम क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहते हैं। और इसीलिए जो डॉक्टर होते हैं वो जो RH पॉजिटिव पुरुष और RH नेगेटिव जो महिला होती हैं इनको दूसरी संतान पैदा करने के लिए मना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RBC में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता कितनी होती है। ऑप्शन फर्स्ट है 48%, सेकंड है 34 यानी कि 34%, थर्ड है 10% और फोर्थ है 20%। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, यानी कि 34% है वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है RBC में, रेड ब्लड कॉर्पसल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। हृदय और हृदय से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं इनसे संबंधित जो विज्ञान है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है हेपेटोलॉजी, सेकंड है ऑस्टियोलॉजी, थर्ड है कार्डियोलॉजी और फोर्थ है
हीमेटोलॉजी। देखो कार्डियोलॉजी जो शब्द होता है ये हृदय से संबंधित होता है, इससे भी आप आंसर इसमें से निकाल सकते हैं। तो हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित जो विज्ञान होती है उसे हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन कितना होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। हृदय का वजन पूछा है इसमें सामान्य व्यक्ति का, तो ऑप्शन फर्स्ट है 300 ग्राम, सेकंड है 250 ग्राम, थर्ड है 20 ग्राम, फोर्थ है 8 ग्राम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि हृदय जो वयस्क हृदय होता है, स्वस्थ व्यक्ति का जो हृदय होता है उसका वजन होता है 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? देखो कुछ ही समय पहले मैंने जो हृदय से संबंधित वीडियो डाले हैं, लेक्चर डाले हैं, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो भी जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने वो पूरा टॉपिक परिसंचरण तंत्र का देख लिया है तो जितने भी क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन आपके लिए सही होंगे। तो देखो हृदय के चारों ओर जो घेरने वाली झिल्ली है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन फर्स्ट है पेरिटोनियम, सेकेंड है प्लूरा, थर्ड है पेरिकार्डियम और फोर्थ है ब्रेंकियल धमनी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, हृदय के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर दाब मापा जाता है, रुधिर दाब किससे मापा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है हीमोग्लोबिनोमीटर। देखो इससे तो हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है, हीमोग्लोबिन को मापा जाता है। स्टेथोस्कोप, इससे धड़कन मापी जाती है। सेकंड है स्पायरोमीटर और फोर्थ है स्पेग्नोमेनोमीटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा कि रुधिर दाब किससे मापा जाता है? जो ब्लड प्रेशर होता है वो स्पेग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में रुधिर दाब होता है, ब्लड प्रेशर पूछा है। तो इसमें देखो ऑप्शन फर्स्ट है 80 120 mmHg, 120 80 mmHg और थर्ड है 140 90 mmHg और फोर्थ है 170 mmHg। देखो ये दोनों जो ऑप्शन है ये मिलते जुलते हैं, लेकिन पहले आपको ध्यान में रखना है कि पहले सिस्टोल नापा जाता है, जब परकुंचन अवस्था होती है हृदय की उसको नापा जाता है, फिर डायस्टोल आता है। तो सिस्टोल का जो प्रेशर होता है वो 120 होता है, तो पहले 120 ही आएगा, तो ये पहले वाला आपका गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा आपके लिए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी 120 80 mmHg है वो एक सामान्य व्यक्ति में रुधिर दाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इनमें से कौन से में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र होता क्या है कि जिनमें रुधिर नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कीटो में, सेकंड है जोंक में, थर्ड है मोलस्का में और फोर्थ है इन सभी में। तो देखो तीनों ही जो ऑप्शन है ये राइट हैं, इन तीनों में ही खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुआ जो कि एनिलिडा वर्ग में आता है, केंचुए में कैसा रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है? ऑप्शन फर्स्ट है बंद, सेकंड है खुला, थर्ड है दोनों और फोर्थ है कोई नहीं। तो केंचुआ जो होता है एनिलिडा वर्ग में आता है और इसमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम हृदय ध्वनि कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट है, देखो हृदय के अंदर जो ध्वनियां उत्पन्न होती है, दो प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, एक तो लब होती है, एक डब होती है। सबसे पहले जो उत्पन्न होती है वो होती है लब, ये कल के वीडियो में मैंने बताया है, तो वो लेक्चर आप जरूर देखिए। प्रथम हृदय ध्वनि किसे कहते हैं, तो कब उत्पन्न होती है ये किसे कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है लब सिस्टोल के अंत में, सेकंड है लब सिस्टोल के प्रारंभ में, थर्ड है डब प्रकुंचन के अंत में और फोर्थ है डब प्रकुंचन के प्रारंभ में। देखो ये सभी जो ऑप्शंस होते हैं वो सामान्य देखें तो सभी गलत हैं। इसमें से जो आपका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा जब नीले का प्रकुंचन होता है, नीले के प्रकुंचन के समय, नीले के प्रकुंचन के समय है वो प्रथम ध्वनि उत्पन्न होती है। जब द्विवलन और त्रिवलन कपाट बंद होते हैं तो उस समय जो ध्वनि निकलती है उसे हम प्रथम ध्वनि कहते हैं और जिससे लब की आवाज निकलती है। तो इसमें देखो ये सभी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा नीले के प्रकुंचन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के किस कक्ष में सबसे मोटी पेशीय भित्ति पाई जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है दायां आलिंद, सेकंड है दायां नीले, थर्ड है बायां आलिंद और
सॉरी थर्ड है बायां आलिंद और फोर्थ हो जाएगा बायां नीले। तो देखो इसमें से आप वैसे भी दिमाग लगा करके आंसर दे सकते हैं कि जिनमें से रुधिर को पंप किस में से किया जाता है, तो नॉर्मली बात करें तो नीले से किया जाता है, और नीले में भी 2 ऑप्शन दे रखे हैं आपके। तो इनमें हम बात करें तो सबसे मोटी बाएं नीले की होती है, क्योंकि शुद्ध रुधिर होता है वो बाएं नीले से महाधमनी में प्रेशर के साथ पंप किया जाता है। तो हृदय की जो सबसे मोटी पेशीय भित्ति होती है वो बाएं नीले में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को कहते हैं, यानी कि धमनियों के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो उससे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है स्टेनोसिस, सेकंड है रेहाइनाइटिस, और थर्ड है एथेरोस्क्लेरोसिस, फोर्थ है थ्रोम्बोसिस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। जब कोलेस्ट्रॉल है वो धमनियों में जम जाता है तो इसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है, यानी कि जो वयस्क व्यक्ति होता है, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति होता है, उसकी हृदय की धड़कन क्या होती है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रति मिनट 50 से 60 बार, सेकंड है प्रति मिनट 70 से 80 बार, थर्ड है प्रति मिनट 100 बार, और फोर्थ है प्रति मिनट 140 से 160 बार। देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। सामान्य हम इसकी बात करें तो ये 72 होती है, 72, लेकिन जो एक रेंज की बात करें तो इसमें प्रति मिनट 70 से 80 बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय में फुसफुसाहट से क्या पता चलता है। देखो जब हृदय काम कार्य करता है अपना, तो उस समय जब फुसफुसाहट की जो आवाज आती है उसमें, तो उससे क्या पता चलता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है दोषपूर्ण कपाट, सेकंड है ऑक्सीजन की कमी, थर्ड है दिल का विस्थापन, दिल यानी कि हृदय का विस्थापन, और फोर्थ हो जाएगा मांसपेशियों में विकास। तो इसका तो कोई संबंध ही नहीं है, ये वाला इसका आंसर सही होगा कि अगर कपाटों में कोई दिक्कत हो जाती है तो उसकी वजह से हृदय में फुसफुसाहट की आवाज आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप बायोलॉजी में जो नॉर्मली बात करें तो बहुत ही कमज़ोर बायोलॉजी है आपकी, जीव विज्ञान बहुत ही कमज़ोर है, क्योंकि ये तो हमें सभी को पता होना चाहिए क्वेश्चन कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 3, ऑप्शन सेकंड है 4, थर्ड है 2, और फोर्थ हो जाएगा 13। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4, यानी कि मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ऊपर वाले 2 आलिंद होते हैं, नीचे वाले 2 नीले होते हैं। नेक्स्ट है, मछलियों के हृदय में कैसा रुधिर बहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ऑप्शन फर्स्ट है शुद्ध और ऑक्सीकृत रुधिर, सेकंड है अशुद्ध या अनऑक्सीकृत रुधिर, थर्ड है दोनों प्रकार का, और फोर्थ है कोई नहीं। देखो मछलियों के हृदय की बात करें तो उसमें 2 ही कक्ष होते हैं, और इस कारण से शुद्ध और अशुद्ध दोनों मिक्स रुधिर बहता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड होगा, क्योंकि वो शुद्ध और मिक्स रहता है तो इसे हम अशुद्ध ही कह सकते हैं। तो मछलियों के हृदय में कैसा रुधिर बहता है, अशुद्ध रुधिर या अनऑक्सीकृत रुधिर वो है बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, मगरमच्छ का हृदय कितना कोष्ठीय होता है। देखो मगरमच्छ सरीसृप में आता है, तो जितने भी सरीसृप होते हैं उन सभी में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है, उनके हृदय में 3 कक्ष होते हैं, लेकिन ये एक अपवाद होता है। ऑप्शन फर्स्ट है 1, सेकंड में है 2, और थर्ड में 3, और फोर्थ में 4। तो एकमात्र अपवाद होता है ये जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें से मगरमच्छ, जिसके अंदर क्या होते हैं, हृदय में 4 कक्षक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, पीसीज वर्ग यानी कि मछलियों के प्राणियों का, पीसीज वर्ग के प्राणियों का हृदय कितना कोष्ठीय होता है। पीसीज वर्ग में मछलियां शामिल की जाती है, तो पीसीज वर्ग के जितने भी प्राणी हैं उनमें हृदय कितना कोष्ठीय होता है। ऑप्शन फर्स्ट है 1, सेकंड है 2, थर्ड है 3, और फोर्थ है 4। तो देखो ये मैंने पहले भी बताया कि मछलियों में जो हृदय होता है द्विकक्षीय होता है, एक आलिंद और एक नीले होता है, और इसमें रुधिर है वो अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन व ब्लू व्हेल का हृदय कितना कोष्ठीय होता है। देखो आपको ये पता हो कि डॉल्फिन कौन सी क्लास या कौन से वर्ग में आती है, तो इसका आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं। तो पहले हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 1, सेकंड है 2, थर्ड है 3, और फोर्थ है 4। तो देखो डॉल्फिन और ब्लू व्हेल ये कशेरुकी प्राणियों में आते हैं, और कशेरुकी प्राणियों में हृदय कितने कोष्ठीय होता है, 4, यानी कि 4 कोष्ठीय हृदय होता है। तो इनमें भी कितने हो जाएगा, 4 कोष्ठीय हृदय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक कोष्ठ वाला हृदय किसका होता है।
ऑप्शन फर्स्ट है मगरमच्छ का, तो मगरमच्छ की तो हमने बात कर ली, 4 कोष्ठी होता है। सर्पों का, तो सर्पों की हमने बात कर ली, 3 कोष्ठी होता है। मेंढकों का है, इनका भी 3 कोष्ठी हृदय होता है। कॉकरोच, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, कि सर्वाधिक कोष्ठ वाला हृदय वो किसका होता है? कॉकरोच का होता है, जिसके हृदय में 13 कोष्ठ पाए जाते हैं। कॉकरोच का हृदय जो होता है जिसमें सबसे अधिक कक्ष पाए जाते हैं, 13 कोष्ठ मिलते हैं कॉकरोच या तिलचट्टा के हृदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंढक व सर्पों का हृदय कितना कोष्ठी होता है? देखो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया है, मेंढक व सर्पों का जो हृदय होता है वो 3 कोष्ठी होता है। सरीसृप और जो उभयचर प्राणी होते हैं उनमें 3 ही कक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखो ये आपकी ईसीजी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, किसकी गतिविधि को दर्शाता है? देखो यहां पर आपने कार्डियोग्राम अगर पकड़ लिया तो आपका आंसर यहां पे सही हो जाएगा। मस्तिष्क, सेकंड है हृदय, थर्ड है वृक्क और फोर्थ है फुफ्फुस। तो देखो कार्डियो मतलब होता है हृदय, तो इसका मतलब आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? हृदय हो जाएगा। ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है वो किसकी गतिविधि को दर्शाता है? हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। अगर मस्तिष्क की पूछे तो मस्तिष्क की हो जाएगी ईईजी, ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में प्रथम हृदयारोपण किसके द्वारा किया गया था? पहला जो हृदय प्रत्यारोपण है वो किसके द्वारा किया गया था? कब किया गया था? 3 दिसंबर 1967 को। देखो डेट भी मैंने क्वेश्चन में दे दी आपके लिए कि मनुष्य में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया। इसमें आपको वैज्ञानिक का नाम बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है डॉक्टर वेणुगोपाल, सेकंड है डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड, थर्ड है हरगोविंद खुराना और फोर्थ है रॉबर्ट जार्विक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड जो है इन्होंने सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया था 3 दिसंबर 1967 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसी को ही हम क्या कहते हैं? हृदय का गति निर्धारक यंत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है एसए नोड, सेकंड है एवी नोड, थर्ड है एवी सेप्टम और फोर्थ है एवी सेप्टस और फोर्थ है एवी सेप्टम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। एसए नोड को हम प्रारंभिक पेसमेकर या हृदय का गति निर्धारक यंत्र भी कहते हैं। एवी नोड को हम क्या कहते हैं? एवी नोड को हम पेस सेटर कहते हैं। ये आगे गति को क्या करता है? आलिंदों में जाने के बाद 0.1 सेकंड के लिए स्लो करता है, तो गति को निर्धारित करता है। इस कारण से इसे हम पेस सेटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय का कार्य है। देखो हृदय के बारे में हमने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए, तो हृदय कार्य क्या करता है? ऑप्शन फर्स्ट है ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, ये तो आरबीसी का कार्य है। सेकंड है ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, ये प्लाज्मा का कार्य है। तो अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन, ये तो किडनी का कार्य है। और फोर्थ है रुधिर को विभिन्न भागों में पंप करना या विभिन्न अंगों में पंप करना, ये हो जाएगा हृदय का कार्य। कि हृदय का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? रुधिर को विभिन्न अंगों में पंप करना। देखो बहुत सारे हमने आरबीसी का कार्य देख लिया, प्लाज्मा का देख लिया, और जो किडनी होती है एक उसका कार्य हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन फर्स्ट है एड्रिनल ग्रंथि, सेकंड है थाइमस ग्रंथि, थर्ड है थायराइड ग्रंथि, फोर्थ है पीनियल ग्रंथि। तो इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है ये रक्त दाब का नियंत्रण करती है, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करती है। इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मिलान करने वाला क्वेश्चन है और सभी मिले हुए हैं मेरे अनुसार, देख लेना आप। रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना, देखो सामान्य जो ब्लड प्रेशर होता है उससे अधिक ब्लड प्रेशर हो जाना क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन कहलाता है। ये दोनों शब्द आपको ध्यान में रखना है, हाइपर का मतलब अधिक और हाइपो का मतलब कम। सेकंड है रक्तचाप का सामान्य से कम होना हाइपोटेंशन कहलाता है, ये भी सही मिला हुआ और ये भी सही मिला हुआ है। हृदय धड़कन का बढ़ना ट्रेकीकार्डिया कहलाता है, ये भी मिला हुआ है। हृदय धड़कन बढ़ जाती है तो इसे हम ट्रेकीकार्डिया कहते हैं। हृदय धड़कन का घटना ब्रेडीकार्डिया कहलाता है। यानी कि सभी मिले हुए हैं, इसमें आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपके क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मानव का हृदय 1 मिनट में कितने लीटर रुधिर को पंप करता है? ऑप्शन फर्स्ट है 2 लीटर, सेकंड है 5 लीटर, थर्ड है 7 लीटर, फोर्थ है 10 लीटर। तो देखो 1 मिनट में मानव का हृदय 5 लीटर रुधिर को पंप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे व्यस्ततम पेशी कौन सी है? देखो ये क्वेश्चन आप आसानी से निकाल सकते हैं कि हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है? हृदय होता है, जो बिना रुके लगातार कार्य करता रहता है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? हृदय पेशियां हो जाएगा, जो कि हृदय में पाई जाती है, जो लगातार बिना रुके बिना थके कार्य करती रहती है। नेक्स्ट है सिस्टोलिक यानी कि प्रकुंचन, डायस्टोलिक यानी कि अनुशीतलन। प्रेशर का मान क्या होता है? देखो पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, अगर वो अच्छे से समझ गए होंगे तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। सिस्टोलिक प्रकुंचन, डायस्टोलिक अनुशीतलन। प्रेशर का मान क्या होता है? 120 80 mmHg, 80 और 120 mmHg, 100 70 mmHg, 140 और 90 mmHg। तो पहले हमें इसमें क्या देखना? प्रकुंचन देखना है। प्रकुंचन का जो प्रेशर होता है वो 120 होता है। अनुशीतलन यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर 80 होता है। तो देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कई बार चक्कर में पड़ जाते हैं, तो आप ये वाला गलत होगा, क्योंकि पहले जो होगा वो प्रकुंचन वाला आएगा। तो प्रकुंचन का प्रेशर आएगा 120 80 mmHg, जो फर्स्ट वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हृदय धड़कन यानी कि हार्ट साइकिल में कितना समय लगता है? ये कल के वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो जरूर देखिए। ऑप्शन फर्स्ट है 8 सेकंड, सेकंड है 0.08 सेकंड, थर्ड है 0.8 सेकंड और फोर्थ है 5 सेकंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हृदय जो धड़कन होती है यानी कि एक हार्ट साइकिल होता है वो 0.8 सेकंड में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने कृत्रिम हृदय का नाम निर्माण किया था? हृदय का नाम है जार्विक 7, यानी कि कौन सा अमेरिकी वैज्ञानिक है जिसने कृत्रिम हृदय जार्विक 7 का निर्माण किया था? देखो ये हृदय का नाम भी अपने नाम पर ही रखा गया था। ऑप्शन फर्स्ट है लेनिक, सेकंड है रीवा रोकी, थर्ड है क्रिश्चियन बर्नार्ड और फोर्थ है रॉबर्ट जार्विक। तो यही आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, कि रॉबर्ट जार्विक ने अपने नाम पर ही प्रथम कृत्रिम हृदय का निर्माण किया था, जार्विक 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय धड़कन हार्ट रेट को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है स्पेग्नोमेनोमीटर। तो इसकी हमने पहले बात कर ली है कि ये हमारे ब्लड प्रेशर को नापने के काम में आता है। स्पेग्नोमीटर ये कोई होता नहीं है। स्टेथोस्कोप और स्पायरोमीटर, देखो स्टेथोस्कोप है, इसके द्वारा हृदय की धड़कन को मापा जाता है। देखो कई बार हम बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर क्या करता है, हमारे जो कानों में डाल करके वो एक यंत्र सा होता है जो गले में डाले रखता है, और वो हमारे छाती के आगे हृदय के पास में लगाता है और पीछे की ओर लगाता है, तो उसे हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। यही स्टेथोस्कोप होता है जो हमारी हृदय की धड़कन को नापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर दाब को सर्वप्रथम घोड़ों में किसने मापा था? यानी कि सबसे पहले रुधिर दाब को घोड़ों में नापा गया था, और यह कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन फर्स्ट है हेल्थ के द्वारा, सेकंड है विलियम हार्वे द्वारा, थर्ड है क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा और फोर्थ है डॉक्टर वेणुगोपाल। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा जो डॉक्टर एस हेल्स है, जिन्होंने सर्वप्रथम है वो घोड़ों में रुधिर दाब को नापा था, ब्लड प्रेशर को नापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेफड़ों से रुधिर को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन फर्स्ट है सीरा, सेकंड है धमनियां, थर्ड है फुफ्फुसीय धमनी और फोर्थ है फुफ्फुसीय सीरा। देखो हृदय से दूर रुधिर को ले जाने का कार्य धमनियां करती है, और हृदय के पास रुधिर को ले जाने का कार्य सीराएं करती हैं। और इसमें क्वेश्चन ये पूछा कि फेफड़ों से रुधिर को हृदय तक पहुंचाने का कार्य, हृदय के अंदर लेके आ रही तो मतलब सीराएं हैं, लेकिन फेफड़ों से शुद्ध रुधिर लेके आ रही है। और हम जानते हैं कि शुद्ध रुधिर किन में प्रवाहित होता है? धमनियों में होता है। लेकिन एकमात्र अपवाद स्वरूप फुफ्फुसीय सीरा जो होती है, इसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, और यही होती है फुफ्फुसीय सीरा जो फेफड़ों से रुधिर को हृदय तक पहुंचाने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता? तो ये अभी मैंने पहले बताया है कि हृदय से रुधिर को दूर ले जाने का कार्य कौन करती है? धमनियां करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धमनी हो जाएगा। और इसमें भी आपको आगे पूछे तो महाधमनी जो होती है एओर्टा,
वो क्या करती है, हृदय से शुद्ध रुधिर को शरीर के समस्त अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है, जबकि समस्त अंगों से रुधिर को कलेक्ट करके हृदय में लेकर के आने का कार्य शिराएं करती है, जिसमें भी आपकी जो ऊर्ध्व महाशिरा होती है वो रुधिर को लेकर के आती है। फुफ्फुसीय धमनी जो होती है ये क्या करती है, ये आपके हृदय से अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों में पहुंचाने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इसमें। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन छांटना। इसमें से पहला है धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, ये बिल्कुल राइट है, एकमात्र अपवाद को छोड़कर कि जो अभी नीचे बात करेंगे उसकी। सेकंड है शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, ये भी राइट है। सबसे बड़ी धमनी पृष्ठ महाधमनी होती है, ये भी आपका सही है। और फोर्थ है सबसे बड़ी शिरा पश्च महाशिरा होती है, ये भी आपका राइट आंसर है, राइट क्योट्स है। नेक्स्ट है एकमात्र पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रुधिर बहता, देखो ये भी सही है आपका। पल्मोनरी शिरा जो होती है ये फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को बाएं आलिंद में लेकर के आती है, तो ये भी सही है। और नेक्स्ट है एकमात्र पल्मोनरी धमनी जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, देखो ये दाएं आलिंद की बात करें, दाएं आलिंद से दाएं नीले में, और दाएं नीले से जो अशुद्ध रुधिर होता है वो फेफड़ों में पहुंचाने का कार्य पल्मोनरी धमनी के द्वारा किया जाता है। तो मतलब ये सही सभी जो नीचे पॉइंट दे रखे हैं ये सभी सही हैं, तो इनमें से कौन सा भी गलत नहीं है। देखो एक बार ये मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूं, जितनी भी धमनियां होती हैं इन सभी में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, लेकिन एकमात्र पल्मोनरी या फुफ्फुसीय धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। महाधमनी होती है जो क्या करती है, हृदय से रुधिर को समस्त शरीर में लेकर के जाती है, जबकि फुफ्फुसीय धमनी होती है ये दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों में पहुंचाती है। अब बात करते हैं शिराओं की, तो शिराओं में क्या होता है, अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है और ये हृदय पूरे शरीर से रुधिर को कलेक्ट कर हृदय में लेकर के आती है। एकमात्र फुफ्फुसीय शिरा होती है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, और ये फेफड़ों से रुधिर को किस में लेकर के आती है, बाएं आलिंद में लेकर के आती है। सबसे बड़ी धमनी है वो महाधमनी हो गई, सबसे बड़ी शिरा होगी महाशिरा या ऊर्ध्व महाशिरा हो जाएगी। इस प्रकार से टोटल आज इस वीडियो के अंतर्गत हमने जो क्वेश्चन देखे हैं वो 52 क्वेश्चन देखे हैं, और इस प्रकार से टोटल परिसंचरण तंत्र से संबंधित टोटल 102 क्वेश्चन हो गए, जिसमें कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें मैंने साथ में आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं उनकी व्याख्या भी की है। तो इस प्रकार से आपके 200-300 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं, और इनसे बाहर आपकी परिसंचरण तंत्र से संबंधित एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।